हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो इस बार मैं ये जो पोयम लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पोयम है, बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, जो कि हर एक बच्चे के दिल के करीब होती है। द फर्स्ट टाइम आई रेड दिस पोयम आई वॉज सो इमोशनल। मैं खुद एक थॉट प्रोसेस में चली गई कि एक्चुअल में ये जो टाइम होता है, जो इस पोएम में डिस्कस किया है, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये टाइम हर एक इंसान की लाइफ में ज़रूर आता है, ज़रूर आता है। चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी हो, हमारे ज़िंदगी में हमेशा ये टाइम हमें कभी ना कभी हिट करेगा। और हिट करेगा मतलब कि कभी ना कभी परेशान करेगा और हमें उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दिस पोएम इज़ माई मदर एट 66। आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, थोड़े से गूज़बम्स भी आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो पोएम है ये आपकी मम्मा के बारे में है, ये सबकी मम्मा के बारे में है। एंड ना ये पोएम पढ़ने के बाद आप अपनी मम्मा की ना वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा करने लगोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, भागती हुई ज़िंदगी में, हम भूल जाते हैं कि हमारे जो अपने हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको प्यार करना है, उनके साथ काइंडली बिहेव करना है। लेकिन ये पोएम पढ़ने के बाद यू विल रियलाइज़ एंड आप वापस से जाके अपनी मम्मा को एकदम ज़ोर का हक करिएगा। लेकिन मैं आपको पहले छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जो ये पोएम है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी पोएम है। इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स है जो एग्जामिनेशन रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमारे पास सिर्फ 40 मिनट्स है, एज आपको पता है कि एक डेमो वीडियो है, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम अभी तो कवर करेंगे, लेकिन द लेफ्ट ओवर जो हमारा पोर्शन रहेगा वो हम अपने बैच में कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ एक पोएम का एक्सप्लेनेशन एंड एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी पोएम की तरफ, माई मदर एट 66। और जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा ये प्यारा से रिएक्शन है आपके पोएम के लिए है, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट टाइम आई रेड दिस पोएम मैंने आपको अभी बताया कि आई जस्ट रियलाइज द कैसे बताऊँ मैं उस फीलिंग को, कैसे बताऊँ, जो जो इम्पोर्टेंस होता है आपके अपनों के लिए, वो मैंने रियलाइज़ करा था, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। तो पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो ये जो पोएम लिखी है, इनका पोएटेस का नाम है, एक्चुअली पोएट मेल वर्जन होता है एंड पोएटेस फीमेल वर्जन होता है, बट आई विल डिनोट पोएट, क्योंकि मुझे वो पसंद है पोएट बोलना, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत हमारी पोएट है, उनका नाम है कमला दास। तो उन्होंने फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से ये पोएम लिखी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उनने अपने आप को पोएम में यूज़ करा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन मतलब कि मैं, सेकेंड पर्सन मतलब कि ये, थर्ड पर्सन मतलब कि वो, ठीक है। तो उन्हें फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से ये पोएम लिखी है। उन्हें अपने आप को ये यूज़ करा है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं ऐसे थॉट्स में हूँ, मैंने ऐसा सोचा, ठीक है। तो वो अपने बारे में बात कर रही हैं, वो अपनी मम्मा के बारे में बात कर रही हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि पोएट की क्या हिस्ट्री है। थोड़ा सा अबाउट पोएट हम पढ़ते हैं कि वो कौन है, ठीक है। तो हमारी जो पोएट है, शी वॉज बॉर्न, अच्छा उनका पहले नाम था कमला सुरैया, ठीक है, उनका नाम कमला सुरैया है। शी वॉज बॉर्न इन 31 मार्च 1934, ठीक है, पॉपुलरली नोन बाय हर पेन नेम। अच्छा, अभी पेन नेम क्या होता है? पेन नेम का मतलब होता है जो राइटर्स, एक मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी, एंड इफ़ आई वर अ राइटर, तो मैं अपना पेन नेम क्या रखती? पेन नेम का मतलब होता है जो आप अपनी चीज़ें लिखते हो, उसमें आप अपना नाम क्या लिखते हो। तो इफ़ मेरा पेन नेम मैं चाहती कि मैं
मेरा निक नेम रखती। अब मैं आपको निक नेम नहीं बताऊंगी, वो जब हम बैच में मिलेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। तो मैं अपना निक नेम, अपना पेन नेम लिखती, जिसमें पेन से जो आपने अपने क्रिएटिव वर्क लिखे हैं उसमें जो आपने अपना नाम लिखा है उसे पेन नेम कहते हैं। तो उनका पेन नेम है माधवी कुट्टी एंड मैरिड नेम है कमला दास, तो हम उन्हें कमला दास ही कहेंगे, ठीक है। वॉज एन इंडियन पोएट इन इंग्लिश एज वेल एज एन ऑथर इन मलयालम फ्रॉम केरला। वो केरला से थी। उन्होंने काफ़ी सारे इंडियन बुक्स लिखे हैं और काफ़ी सारे मलयालम भी बुक्स लिखे हैं। हर पॉपुलैरिटी इन केरला इज बेस्ड चीफली ऑन हर शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑटोबायोग्राफी। उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो तब से हुई जब उनने शॉर्ट स्टोरीज लिखना स्टार्ट हुई और वो पब्लिश हुई और लोगों ने इसे पढ़ना स्टार्ट करा। एंड ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो खुद के बारे में आपने लिखा हुआ है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। वो लिखा जब से वो फेमस हुई है। वाइल हर ओवर, अब ओवर का मतलब होता है वर्क्स का मतलब होता है जो उनने काम करा है अपनी ज़िंदगी भर, जो उनने अपनी पोएम लिखी है या फिर स्टोरीज लिखी है, ठीक है, उसे बोलते हैं इन इंग्लिश। रिटन अंडर द नेम ऑफ कमला दास इज नोटेड फॉर द पोएम्स एंड एक्सप्लिसिट बायोग्राफी। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बहुत ही सरल, जो समझने में आसान हो। तो इनका जो राइटिंग स्टाइल है इट इज़ वेरी डिफरेंट बट यूजुअल। इनका राइटिंग स्टाइल ऐसा है कि आप इनकी पोइट्री को ज़्यादा आपको समझना नहीं पड़ेगा, इट इज़ वेरी एक्सप्लिसिट, आप आसानी से इसको समझ जाओगे, ठीक है। तो शी वॉज ऑल्सो वाइडली रेड कॉलमनिस्ट। अच्छा, वो कॉलमनिस्ट भी थी। कॉलमनिस्ट का मतलब क्या होता है कि उन्होंने अपने टाइम पे न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स में भी लिखा है, ठीक है। तो वो बहुत पॉपुलर कॉलमनिस्ट भी थी। wrote on diverse topics including, उनने किस में मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स लिखे थे? उन्होंने लिखे थे विमेन इश्यूज़ पे, जो फीमेल इश्यूज़ होते हैं, विमेन इश्यूज़ होते हैं, उस पे लिखे थे। चाइल्ड केयर पे लिखा था, बच्चों की मदद के बारे में लिखा था। एंड पॉलिटिक्स अमंग अदर एक्सेट्रा, पॉलिटिक्स के बारे में लिखा था, ठीक है। ये रही हमारी पोएट, ये है कमला दास, ठीक है। चलिए, कमला दास पोइट्री इज नोन फॉर हर बोल्ड एंड ओपन एक्सप्रेशंस। एंड नाउ द थिंग इज कि आप जैसे अगर इफ इन एग्जामिनेशन आपको पोएट के बारे में लिखने के लिए आता है तो इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या लिखते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लिखते हो, बट क्या लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, किस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करते हो, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है। वो अट्रैक्ट करता है जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपके पेपर को चेक कर रहा होता है। तो आप अच्छे वर्ड्स लिखोगे, अच्छी लाइंस लिखोगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए आपके फेवर में जाएंगी। तो जैसे कि लिखा हुआ है बोल्ड एंड ओपन एक्सप्रेशन, ये आप याद रखिएगा कि अगर कोई पोएट ऐसा है जो बहुत एक्सप्रेसिव है। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है कि अपने इमोशंस जो वो फील कर रहा है उसको पेपर पे उतार दे। अब आप बोलोगे कि सारे पोएट्स हो सकते हैं, नहीं। कुछ लोग अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं। कुछ लोग टॉन्ट के वे में लिखते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे कि थोड़ा सा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से अपनी स्टोरी किसी और की नाम लेके लिख देते हैं। बट ये बहुत बोल्ड थी, ये ऐसी थी कि वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने में पीछे नहीं हटती थी। एकदम जैसा वो फील कर रही है वैसा ही वो कर देती थी, जो आपको इस पोएम में भी समझ में आएगा और आपकी आंखों में भी आंसू होंगे अगर आप उस पोएम को फील कर पाओगे। The main features of her poetry are an acute obsession with love and the use of confession. Confession का मतलब होता है कि आप कन्फेस करते हो कि आप ये फील करते हो। Obsession of love, प्यार दिखाती थी अपनी पोइट्रीज में, ठीक है। Her main theme of poetry revolves around freedom, love, apathy of age. Apathy of age का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से, एपैथी का मतलब होता है किसी चीज़ से आप दुखी हो। एज भाई, अब आपसे एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने ये पोएम पढ़ी तो मैंने ये रियलाइज़ करा, जो कि हम सबको पता है कि वी ऑल आर मॉर्टल। कभी ना कभी हम सबको इस पूरे संसार से
टाटा बाय बाय करना है। इसलिए कहते हैं कि आप जब तक यहाँ पे हो, बी अ गुड पर्सन, डू गुड डीड्स, दूसरों के लिए अच्छा करें, अपने अपनों से काइंड रहें, अपनों से प्यार करें, क्योंकि आप यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं हो, बट जितने टाइम हो उतना टाइम आप खुल के जियो, एकदम बिंदास जियो और ऐसी लाइफ जियो कि आपको खुद को याद रहे, राइट। तो एपैथी ऑफ एज का मतलब होता है कि जैसे जैसे इंसान अपना 50, 60, 70s क्रॉस करता है, कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले, ठीक है। तो वो चीज़ है इस पोएम में, एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अच्छा, उनकी पोइट्री ज़्यादातर ये वाली जो फील होती थी उसमें ही रिवॉल्व करती थी, मतलब वो वही लिखती थी, ठीक है। हर वर्क्स आर फेमस फॉर देयर वर्सिटैलिटी, ओरिजिनलिटी। वर्सिटैलिटी का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप की चीज़ें वो लिख सकती थी, सिर्फ एक ही जॉनरा नहीं था उनका, एक ही टाइप नहीं था, एक ही पैटर्न नहीं था, वो अलग अलग टाइप की पोइट्रीज लिख सकती थी, अलग अलग वर्क्स थे, वो अलग अलग चीज़ों में राइट कर सकती थी, ठीक है। एंड ओरिजिनलिटी, खुद का लिखती थी, और खुद का कैसे लिखती थी, अपनी फीलिंग जाहिर करती थी, जो वो फील करती थी वही वो लिख डालती थी, ठीक है। शी पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। माई ब्रदर 66 रिवॉल्व्स अराउंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड ओल्ड एज एपैथी। तो यहाँ तक हमारा जो था वो पोएट के बारे में था, थोड़ा बहुत पोएट का एक ओवरव्यू था, ठीक है। अब चलते हैं पोयम की तरफ, जो कि है हमारी माई मदर एट 66। अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ये पोएम जो है, जो हमारी पोएट है कमला दास, उन्होंने ये पोएम लिखी थी तो वो ये फील कर रही थी कि जो मेरी मम्मी है, शी इज़ इन हर लेट 60s, मतलब कि वो 66 की हो गई हैं। उनको वो देख के एक बोल सकते कि एक सुई सी चुभी कि यार मेरी मम्मा जो है वो 66 की हो गई हैं, एंड देखते ही देखते उनकी एज बढ़ती जा रही है, एंड इट्स टाइम कि मतलब वो एक टाइम आ सकता है जब मुझे उनको शायद बाय कहना पड़े। एक फियर उनके मन में पैदा हो गया था, उस फियर ने उनके मन में जगह बना ली थी। अब वो कैसे जगह बनाई, कब जगह बनाई, क्यों जगह बनाई, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब करा है। ऑल्सो उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करा है। इस लाइक कि आप पढ़ोगे लाइन तो आप समझ जाओगे, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो कि कॉम्प्लेक्स है। बात करूँ मैं राइम्स की, अब राइम्स क्या होती है, राइम्स होती है जैसे कि हमने बचपन में पोएम्स पढ़ी थी, पोएम्स में क्या होता था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार से आर मैच कर रहा है। बट जो इनकी पोएम है, इट्स नॉट अबाउट राइमिंग, इट्स नॉट एट ऑल अबाउट राइमिंग। आप यहाँ तक पढ़िए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, नीचे आएंगे तो वो कंटिन्यू हो रही है और कुछ भी राइम्स नहीं है, नो राइम्स, ठीक है। तो ये उनका राइटिंग स्टाइल था। अब ये क्या होता है, ठीक है, कौन सी पोएटिक डिवाइस है, इसको हम आगे देखेंगे। हाँ, तो चलते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए, और आप रेडी हो जाइए। एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, पूरी पोएम को पढ़ डालेंगे, पूरी पोएम को इतना निचोड़ लेंगे कि जो क्वेश्चंस हमारे बनेंगे हम उसको प्यार से लिख पाएंगे, एकदम अच्छे से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं। स्टैंजा 1 में लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। अपने पेरेंट के घर से, ड्राइविंग माई पेरेंट्स होम, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ के लिए, कोचिंग, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग थी वहाँ के लिए। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मम्मा को देखा मेरे बगल में। अच्छा, अब वो गाड़ी में जा रही थी, ठीक है। इट्स टाइम
कि उनका टाइम आ गया था कि वो कहीं निकल रही होंगी, कोचिंग के लिए निकल रही होंगी, कौन से फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है। तो उनकी मम्मा उन्हें सी ऑफ के लिए लेके जा रही होगी। तो उनने अपनी मम्मा को देखा, वो बगल में बैठी थी। आगे देखते हैं, ठीक है। डोर्स ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्ड सेंट्रलाइज्ड विद पेन। तो उनकी मम्मा जो थी वो ऐसे सो रही थी। अब डोज का मतलब क्या होता है? डोज का मतलब होता है झपकी, एकदम ऐसे झपकी आ जाती है। और जो आपका मुंह होता है वो खुला हुआ था, ओपन माउथेड लिखा है, तो वो ऐसे सो रही होंगी, ठीक है। तो अच्छा, अब आप इसको थोड़ा डीप में लेके जाओ, रूट में लेके जाओ। कभी भी अगर उनके एक्चुअली आई एम फीलिंग इट, अगर मैं आपको पूरी बता रही हूँ तो मैं फील कर रही हूँ कि वो बैठी थी, बगल में मम्मा सो रहे हैं, एकदम से उनने अपनी मम्मा को देखा, एक थॉट रियलाइज़ हुआ। वो थॉट क्या था कि वो ऐसे सो रहे हैं एंड इट्स लाइक कि वो 66 की हो गई हैं और मैं ऐसे ही उन्हें तब देखूंगी जब शी विल बी नो मोर, ठीक है। तो वहाँ पे उसके आगे उनने ऐसा लिखा है कि ऑफ अ कॉर्प्स। अब कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी, ठीक है। एशन लाइक कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। एंड उनको फिर एकदम से रियलाइजेशन हुआ, एकदम से एक दर्द उठा दिल में। अब ये तो था एक शॉर्ट लाइन एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं इस पूरे स्टैंजा, जो ये हमने लाइन पढ़ी है, इस स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन की तरफ, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो मैं आपके लिए लेकर आई। जैसे कि आपको मैंने अभी समझाया, आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से कि वो मस्त जा रही थी खुशी खुशी। लाइक आप उन्हें इमेजिन करो कि वो मस्त जा रही हैं, एकदम से उनकी नज़रें पड़ी और एकदम से उन्हें देखा कि मम्मा सो रही हैं और उनकी मम्मा ऐसे सो रही हैं, समझ रहे हो आप? ऐसे वो सो रही हैं उनकी मम्मी, और उन्होंने देखा और उनको एकदम से रियलाइज़ हुआ कि ये जो मेरे बगल में लेडी बैठी है ये 66 की हो गई है एंड कभी भी ऐसा हो सकता है कि मुझे इनको बाय कहना पड़े। क्योंकि उनको एक दर्द हुआ, एक रियलाइजेशन हुआ, उनको बहुत दुख हुआ कि दिस इज़ हाउ लाइफ इज़, कि हमें कभी ना कभी किसी ना किसी को बाय कहना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, कमला दास डिपिक्ट्स अ स्पीकर एंड हर मदर सिटिंग इन अ कार एंड हेडिंग टुवर्ड्स द कोचिन एयरपोर्ट। भाई उनकी मम्मी साथ में बैठी थी और कोचिन एयरपोर्ट जा रहे थे साथ में। While the speaker was on the way, she looked at her mother dozing in her seat. जब वो लोग गाड़ी में थे, गाड़ी चल रही थी, तो उन्होंने अपनी मम्मा को देखा और देखा कि भाई वो सो रही हैं। डोज करने का मतलब मैंने बताया कि ऐसे, ठीक है, डोज कर रही थी, ठीक है। While the speaker was on the way, जब वो लोग रास्ते में थे, she looked at her old mother dozing. Okay, from the second line it is clear that the speaker is recapitulating the scene after some day of leaving her mother. वो याद कर रही थी कि उन्हें अपनी मम्मी को छोड़ना पड़ेगा। वो उस टाइम को बार बार सोच रही थी कि उसको कभी ना कभी अपनी मम्मी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। द सीन कंस्टिट्यूट्स सम फ्लिक्स ऑफ दैट डे। उस दिन का रिमेम्बरेंस है इस सीन में, पूरे सीन में, कि एकदम से देख के वो सीन याद आ गया कि अपनी मम्मा को छोड़ना पड़ेगा, बाय कहना पड़ेगा, ठीक है। अब आप समझ सकिए कौन से दिन की वो बात कर रहे हैं, जब आपके मम्मी को, अब उनकी मम्मी जो थी उनको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो द सीन कंसिस्ट, ओके, शी रिफ्लेक्ट्स ऑन द डिपार्चर एंड मोस्ट नोटेबली ऑन हर एजिंग मदर। वो अपने जाने का सोचती हैं, उस पर एक गहरा थॉट देती हैं एंड उनकी मम्मी का बूढ़ा होना या फिर एज का बढ़ना, उस पर वो एकदम ज़्यादा फोकस करती हैं, एकदम से उस बारे में सोचने लग जाती हैं कि मेरी मम्मी बड़ी हो रही है। From the description of her mother, we can infer that she was not physically well, as drowsiness is a common symptom in older adults. जो drowsiness होती है वो एक कॉमन सिम्टम होता है जब आप एक एज क्रॉस करते हो तो आपको नींद आती है, ठीक है।
ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। बोलते हैं ना कि एक फिज़िकल चेंज होता है कि आपकी बॉडी ऐसे नीचे चले जाती है, आप बूढ़े दिखते हो, आपकी स्किन लटक जाती है। एक चीज़ होती है, एक फिज़िकल होता है, एक मेंटल होता है। मेंटल जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे वो वापस से बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। फिर एक बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस में आपकी बॉडी में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी जो आँखें होती हैं उसमें आपको दिखना कम हो जाता है, ठीक है। स्मेलिंग पावर जो रहती है, सुनने की क्षमता, कोई आपके घर पे बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग होंगे तो आप उनको देखिएगा कि वो सुन नहीं सकते, उनकी आँखों में चश्मा लगा है, ठीक है। तो वैसे नींद बहुत ज़्यादा आती है, ड्राउजीनेस होती है, ठीक है। उनकी फिज़िकल कंडीशन देख के उन्हें समझ में आ रहा है कि वो वेल नहीं थी, वो ओल्ड होती जा रही थी। The poet hints at her mother's imminent death in the line. Imminent का मतलब जो आने वाली है, ठीक है। तो उन्हें उसके बारे में, किसके बारे में? imminent death, जो मृत्यु, डेथ आने वाली है, उसके बारे में बात करिए। Her face ashen like that of a corpse. The epithet ashen hints at the idea. भाई जो ashes लिखा है, ashes लिखा है, corpse लिखा है, ये जो डेथ समझ में आया वो कैसे आया? ये डेथ कैसे समझ में आया? जब हमने पढ़ा कि उसमें लिखा है एशेस लाइक अ कॉप्स, डेड बॉडी की बात हुई। तो जो पोएट है उन्होंने अपनी मम्मी का एकदम वो टाइम याद कर लिया जब उन्हें बाय बाय कहना पड़ेगा, ठीक है। ओल्ड एज इज अ क्रिटिकल जंक्शन इन वंस लाइफ। जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पर्टिकुलर फेज, क्रिटिकल फेज होता है ओल्ड एज। It is same for people around that person. The body start to deteriorate its stage and the mind weakens. आपकी body deteriorate होने लग जाती है, आपका mind weak होने लग जाता है, ठीक है। The face reflects at age when pain born by the heart. There sparks a pain in her heart. Seeing her mother's ashen face, reader can easily sense this pain in the upcoming lines. भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जब उनको देखा उन्होंने तो उनको वो थॉट हिट हो गया, ठीक है। और एक ओल्ड एज एक ऐसी उम्र होती है जिसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपकी बॉडी जो होती है वो वीक होती जाती है धीरे धीरे, ठीक है। आप दिखने लग जाते हो, आप फिज़िकल, आपकी जो फिज़िकल फिटनेस होती है वो दिखने लग जाती है। काफ़ी लोग उसे मेंटेन भी करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते, बट एक जो पॉइंट आता है, एक सर्टेन पॉइंट पे सब लोगों की फिज़िकल बॉडी में वो चेंजेस दिखने लग जाते हैं, जो कि कमला दास जो पोएट है उनको दिख रहे थे उस टाइम पे। उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी मम्मी जो है वो लेट 66 में है, लेट 60s में है, आई मीन 66 में है, एंड थोड़े साल में वो 70 क्रॉस कर जाएंगी। और इस एज पे आते आते आपका एक डर बन जाता है आपके माँ पापा को लेके, मम्मा को लेके उनका डर बन गया था कि भाई अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो भी है कि भाई एक ना एक दिन तो मम्मा को जाना ही जाना है, ठीक है। तो उनको वो एक डर एकदम याद आ गया, फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है आपका, अब आप देख सकते हैं कि जो इनका राइटिंग स्टाइल है, अगर आप पता है जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेंगे ना तो आपको हर एक चीज़ का डिटेल एनालिसिस लगेगा, ठीक है। कैसा पोएट लिख रहे हैं, पोएट कहना क्या चाह रहे हैं, कैसी पोएटिक डिवाइसेस हैं। अब पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं वो आपको पता होंगी या नहीं पता होंगी, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। देन दैट शी वॉज एन एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अच्छा, अब हमने जो लास्ट लाइन देखी थी, उन्होंने कहा कि कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन। उन्होंने देखा कि उनकी जो मम्मी है वो दिख रही है, एक उनकी मम्मी की जो फेस है वो बहुत ज़्यादा कैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक कॉर्प्स से उन्हें रिलेट करा, एक डेड बॉडी से उन्हें रिलेट करा। एंड देन व्हाट हैपेंड, देन शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। वो उतनी ही ओल्ड थी जितनी वो दिख रही थी, वो उतनी ही ओल्ड थी जितनी वो दिख रही थी। किसको? कमला दास को। बट सून पुट दैट थॉट अवे, बट एकदम से, अच्छा अचानक से ऐसा हुआ, मतलब हुआ ये कि अब मैं आपको थोड़ा सा एक्ट करके बताती हूँ। एक्ट ये हुआ, चलो एक्टिंग करते हैं थोड़ी सी। वो जा रही हैं गाड़ी में, मस्त एकदम ऐसे चल रहा है, एकदम ऐसे सीन चल रहा है, ये एकदम से उन्हें मम्मी को देखा, एकदम देखा और
और वो एकदम थॉट में चले गए, और वो एकदम थॉट में जाके वो एकदम सोचने लग गई। फिर उन्हें रियलाइज़ करा कि, और फिर उन्हें बाहर देखना स्टार्ट करा। तो जो ये नेगेटिविटी थी जो उनके अंदर आई, जो उनके अंदर पेन आया, उसको भुलाने के लिए उन्होंने उस थॉट को असाइड रखा और बाहर देखना स्टार्ट करा। ताकि क्या होगा, कभी भी ऐसा आपकी लाइफ में भी हुआ होगा जब आप एकदम से, आपको रोना आया होगा, गुस्सा हुए होगे, बट एकदम से स्विच कर लिया, एकदम अच्छे गाने बजा के, एकदम कुछ भी जॉयफुल बजा के आपने एकदम अपने आप को स्विच करा, वापस से बाहर देखने लग गए। ठीक है, तो उन्होंने ये करा, पुट दैट थॉट, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स। अब उन्होंने देखा कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, भाई पेड़ों को देखा, पेड़ों को यंग से उनने क्या करा है, मैच करा है। अब थोड़ा सा आप सोचो कि यहाँ पे वो एक ओल्ड एज में देख रही थी, नेगेटिविटी से दिख रही थी, बाहर देखा तो ट्रीज ऐसे नाच रहे थे, तो वो यंग ट्रीज बहुत स्प्रिंट कर रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स एज इफ इनने ऐसा लिखा है कि जो पानी है वो गिर रहा है, तो बच्चे जैसे बॉटल से पानी ऐसे स्पिल हो रहा है, वैसे ही बच्चे एकदम ऐसे भाग के बाहर आ रहे हैं अपने घरों से, खुशी खुशी। ठीक है, और बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, अब यहाँ तक उनने एकदम अपना थॉट अपने आप को हटा दिया एकदम, की सोचा कि भाई बहुत नेगेटिव सोच लिया भाई, अब आपको ये नहीं सोचना है, अब आप बाहर देखो, मस्त एंजॉय करो, बाहर का क्या सीन है। फिर उनने वापस से वो कंपैरिजन स्टार्ट करा कि देखो ये यहाँ पे खुशी है, यहाँ पे मम्मी को देख के एक वापस से एक पीड़ा है, एक दुख है कि यार मम्मा ओल्ड एज में जा रहे हैं। ठीक है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, अब यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके लिए है। ठीक है, देखते हैं। द कंडीशन ऑफ द स्पीकर्स मदर मेक्स रीडर्स पिटी हर। जो कंडीशन है उसकी मम्मी की, वो हमें पिटी फील करवा रही है। पिटी का मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं। हमको ऐसे, जो पिटी के लिए जो एक इमोशन होता है वो ये होता है, अरे रे, है ना, वो वाला पिटी। शी इज़ वेल अवेयर ऑफ रियलिटी। भाई वो रियलिटी से अवेयर है, उन्हें पता है कि कभी ना कभी ऐसा होगा ही होगा। उनकी मम्मी एक ग्रोइंग एज में है, कभी ना कभी उनको वो चीज़ देखनी ही पड़ेगी। उनने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, एक दुख के साथ एक्सेप्ट करा, लेकिन ज़रूर एक्सेप्ट करा। स्टिल देयर इज़ एन अननोन फियर इन हर हार्ट। तब भी उनके हार्ट में एक जख्म है, एक फियर है, एक डर है कि भाई होता है ना कि वो सोच रहे हैं कि कभी ना कभी होगा, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए, कम से कम 10-15 साल, 20 साल। मतलब हमारे लिए क्या है ना, हम कभी नहीं चाहेंगे, ऑब्वियसली कोई भी इंसान नहीं चाहेगा वो अपनी मम्मा से इतना क्लोज होता है। हम भी जब भी सोचते हैं तो मुझे मेरी मम्मा याद आ रही है अभी राइट नाउ, ऐसा लग रहा है कि उन्हें फ़ोन कर लूँ, जो कि मैं करूँगी। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो कि वन डे एवरीवन हैज़ टू लीव दिस स्पेस। ठीक है, हमें इस जगह को छोड़ना ही है, लेकिन अभी नहीं यार, अभी नहीं, थोड़े साल बाद। तो अभी तो एक्सेप्ट कर लिया, बट एक फियर तो रहेगा ना, एक डर तो रहेगा, जो कि उनके हार्ट में एक डर है। द एज ऑफ 66 इज़ अ क्रिटिकल मोमेंट इन अ पर्सनस लाइफ। भाई 66 की एज जो होती है वो बहुत क्रिटिकल मोमेंट होता है लाइफ में, स्पेशली दैट ऑफ अ वुमेन, और स्पेशली जो वुमन होती हैं उनकी लाइफ में ज़्यादा, है ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस होते हैं भाई, बट द पोएट्स मदर इज ड्रूपिंग विथ एजेस बर्डन। अब वो जो देख रहे हैं उस हिसाब से उनने देखा कि भाई वो जो उनका जो फेस दिख रहा है, जो जैसे वो सो रही हैं, जैसे उनके चेहरे पे जो बूढ़ापन दिख रहा है, उससे उनको वो ज़्यादा फील हो रहा है। ठीक है, इन दिस सेक्शन द पोएट डिस्क्लोजेस दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। दीज लाइन्स आर बिट ट्रिकी, थोड़ी सी ट्रिकी है ये लाइन्स। क्योंकि आइए, द पोएट माइट हैव मेंट दैट द लेडी मेंटली एक्सेप्टेड हर एज। एज ओल्ड एज लुक्ड का मतलब होता है कि
जो पोएट हैं उन्होंने ये चीज़ बोली अपनी मम्मा को कि शी इज़ एज ओल्ड एज, जितना वो दिख रही है उतनी ही वो ओल्ड है। क्यों? क्योंकि शायद उनकी मम्मा ने भी वो एज एक्सेप्ट कर ली है, उनकी मम्मा ने भी खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैं बूढ़ी हो गई हूँ, हाँ अब मेरे में एनर्जी नहीं है। कभी कभी आपने अगर देखा होगा नानी दादी, तो वो कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि अब बेटा एज हो गई है, बनती नहीं है मुझसे करने की, है ना, ऐसा बोल देते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें खुद भी एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ ऐसे भी होते हैं, नहीं मैं करूँगी, नहीं अभी अभी मैं बूढ़ी नहीं हूँ, चाहे वो 70 के क्यों ना हो बोलते हैं, लेकिन उनकी मम्मा ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो बूढ़ी हो गई। हाँ चलिए, इन दिस सेक्शन द पोएट, ओके, यहाँ शी इंट्रोड्यूसेस द पैराडॉक्स ऑफ एजिंग थ्रू हर वर्ड्स। ठीक है, अब उनने वी बिकेम वॉट वी थिंक वाली चीज़ है कि जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। कभी भी आप अगर पॉजिटिव सोचते हो तो आप पॉजिटिव बनोगे, नेगेटिव सोचते हो तो आप नेगेटिव बनोगे। वैसे ही उनने वो पैराडॉक्स ले आया कि भाई जो मम्मी सोच रही है मेरी कि मैं ओल्ड होती जा रही हूँ, तो वो एक्चुअल में ओल्ड दिख भी रही है। अब अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं ही हूँ जो हूँ, तो आप ही होगे जो होगे। अगर आप सोचो कि मैं ही इतने मार्क्स लेने वाला हूँ इसमें, तो वो कॉन्फिडेंस ही आपको मेहनत करने पे मजबूर करेगा। तो जो व्हाट यू थिंक यू बिकम, ये जो सही लिखा है, एकदम सही लिखा है कि वी बिकम व्हाट वी थिंक। जो हम सोचते हैं वही हम बनते भी जाते हैं। तो उनकी मम्मी यही सोच रही है कि भाई मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तो वो हो रही है। उस लाइन का ये मतलब है, किस लाइन का? शी लुक्ड एज ओल्ड एज शी, नहीं क्या लाइन है? शी हाँ किधर गया? अरे लाइंस किधर गई भाई? हाँ, शी एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यस, ये वाली जो लाइन्स है उसका ये मतलब है। चलिए, in the following lines the image of the old mother is in stark contrast with imagery of young trees and merry children। अब इन लाइन्स में अभी तो ओल्ड एज तक की बात हो रही थी, अब एकदम कॉन्ट्रास्ट में बात आ जाती है यंग ट्रीज और बच्चों की। यहाँ पे अभी ओल्ड एज की बात हो रही थी, लेकिन कट टू कॉन्ट्रास्ट में क्या बात कर देते हैं कि जब वो जो अपने आप को डाइवर्ट करती हैं, बाहर देखती हैं, तो देखती हैं यंग ट्रीज, छोटे बच्चे। तो ये देखो, ये बुढ़ापा, ये बचपन, और ये एकदम कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। Collectively, these images create a contrast between life and death, hope and hopelessness। तो इसका कॉन्ट्रास्ट क्या शो कर रहा है? जो ये ओल्ड और यंग जो ने एकदम से स्विच करा है पोयम में, जो अभी तक वो अपनी मम्मा को देख रही थी, देन ओल्ड 66 की हैं, फिर एक टाइम आएगा कि वो जाएंगे, ठीक है, एवरीवन हैज़ टू गो, है ना, ये वाली चीज़। और फिर उन्होंने अपने आप को स्विच करा एक्सेप्ट करके कि चलो ऐसा तो होगा ही। देन बाहर देखा पॉजिटिविटी, यंग ट्रीज, चिल्ड्रन। तो इन्होंने दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें रख दी, एक ओल्ड एज और एक आपकी यंग एज, ये दोनों रख दी। अब इसका मतलब क्या है? इसका डीप में मतलब क्या है? डीप में मतलब है ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट है। एक जगह डेथ है और एक जगह लाइफ है। यहाँ अभी बच्चे जीना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ जो ये लेडी बैठी है ये अपना जीवन बिता चुकी हैं। ये कॉन्ट्रास्ट है। दूसरा है यहाँ पे होप है, इस साइड होप है कि वो बच्चे हैं, इस साइड होप दिख रही है बट इस साइड होपलेसनेस है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। तो ये इसका डीप मीनिंग है। Outside the scene of a car, inside the car, her aging mother gave the feeling of grief and hopelessness, and contrast the outside scene of the car filled the speaker with hope, joy and vitality। भाई जब उसकी मम्मा को देखा तो उनकी मम्मा को देख के उनको लगा कि बहुत दुख हुआ, ग्रीफ हुआ, दुख हुआ, ठीक है, होपलेसनेस थी, कुछ नहीं कर सकते, एक ना एक दिन सबको जाना है। मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो पोएम है ये बहुत डीप है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की लाइंस आपने पढ़ ली तो आपको थोड़ा समझ में आए, लेकिन जब आप एकदम डीप में जाओगे तो आपको उनका थॉट प्रोसेस समझ में आएगा। थॉट प्रोसेस जिस दिन समझ में आएगा तो आप समझ जाओगे कि उन्हें पोएम लिखी क्यों, फील करके लिखी है। तभी तो उन्हें कहते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को बोल्ड, मतलब विद अ बोल्ड हार्ट वो निकाल देते हैं। बहुत एक्सप्रेसिव हैं वो, एज अ पोएट, एज अ राइटर शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि
मम्मा है, ग्रीफ फील करा, होपलेसनेस फील करी, बाहर बच्चों को देखा तो जॉय फील करा, खुशी फील करी, तो कंट्रास्ट है वो, ठीक है। इफ रीडर्स लुक आउटसाइड ऑफ द कार अलॉन्ग विद द स्पीकर दे कैन, अगर हम लोग रीडर्स, अगर हम लोग स्पीकर के साथ यानी कि पोएट के साथ जो बोल रहे हैं उनके साथ बाहर देखते हैं कार के, तो हम देख सकते हैं ग्रीन ट्रीज फुल ऑफ वाइटलिटी रशिंग बिहाइंड। आप कभी कार चलती है तो कार ऐसे चलती है तो ट्रीज ऐसे भागते जाते हैं पीछे, तो वो देख रहे हैं। एनर्जेटिक चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस टू प्ले, बहुत हंसते खिलखिलाते छोटे छोटे बच्चे अपने हाउसेस से बाहर निकल रहे खेलने के लिए, वो हम देख रहे हैं। कौन? स्टार्टिंग की लाइन पढ़िए, इफ रीडर्स लुक आउटसाइड द कार, अगर हम लोग उनके साथ कार में, अभी मेरी कार चल रही है, ट्रीज भाग रहे हैं, पीछे जा रहे हैं बच्चों, और जैसे ही मैंने अपनी मम्मा की तरफ देखा तो वापस से, समझ रहे हो आप लोग, तो वो फीलिंग है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग है, ठीक है। एंड द फ्रेशनेस ऑफ मॉर्निंग एयर, भाई सुबह सुबह निकले हैं, उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने उनकी मम्मा गाड़ी में जा रही हैं, सुबह सुबह की बात है, फ्रेश एयर होती है सुबह सुबह। आप मॉर्निंग वॉक पे कभी गए होंगे तो आपको पता है कि जो सुबह की हवा होती है बहुत फ्रेश होती है, ठीक है। उनने एक्सप्लिसिटली ये चीज़ बताई नहीं है लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इन दिस वे द क्लाउड ऑफ डिस्पेयर डिसअपियर्स इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस सेक्शन. However, the overall poem is written in a despairing and depressing tone. Those images act soft rays of the blushing sun hiding behind the monsoon cloud. अभी बहुत ही ज़्यादा डीप चीज़ है कि जो चीज़ है अभी जो दिखाई है वो दिखा दिया कि हाँ यहाँ जॉय है जो बच्चे को देखने के बाद, और यहाँ पे तो बट पूरी जो पोएम है वो बहुत डिप्रेसिंग है, वो डिप्रेसिंग और थोड़ी सी डिस्पेयर टोन में, थोड़ी सी दुख वाले टोन में है। डिस्पायरिंग सॉरी नॉट डिस्पेयर, डिस्पायरिंग एंड बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग टोन में है, ठीक है। दोज इमेजेस एक्ट एज सॉफ्ट रेज ऑफ द ब्लशिंग सन हाइडिंग बिहाइंड द मॉनसून क्लाउड। अच्छा, इसको मैं आपको थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल देख के समझाना चाहूँगी, ठीक है। जैसे कि क्या कौन सी रेस की बात हो रही है, वो बच्चों को देखने की बात हो रही है। अब यहाँ पे भाई कड़कड़ाते बादल हैं, मम्मा को अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कड़कड़ाते बादल हैं, मॉनसून क्लाउड्स हैं, और वो छोटी सी जो सन की रे है वो आ रही है, बस छोटी सी। तो ये पूरी पोयम में क्या हुआ है, काले बादल छाए हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं पूरी पोयम में, ये बोलना चाह रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए ये जो छोटा सा सन है जो इसके पीछे छुपा है उसकी रोशनी हम तक आई है। थोड़ी देर के लिए कब आई है, थोड़ी देर के लिए वो लाइट कब आई है, जब वो बाहर बच्चों को देखती है या फिर ट्रीज, यंग ट्रीज को देखती है, तब वो थोड़ी सी खुशी महसूस करती है। बाकी पूरी पोयम में काले बादल छाए हुए हैं, तो ये उसका सेंस है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने ख़त्म किया था द एयरपोर्ट्स, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि पोयम चलती जा रही, तो ये भी एक पोएटिक डिवाइस है जो कि आपको आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। अब भाई गाड़ी से उतर चुके हैं वो लोग, उनकी मम्मा थोड़ी सी दूर खड़ी है, ठीक है। वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे खड़ी है और उनकी मम्मा उनको वहाँ से बाय करने के लिए खड़ी है, ठीक है। वैन पेल एज लेट एज विंटर्स मून। अब वो अपनी मम्मा को कैसा दिखा रही है, वैन और पेल दिखा रही है, मुरझाया हुआ। अब अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि वैन और पेल दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये भी एक पोएटिक डिवाइस है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एज लेट विंटर्स मून इन फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक। भाई जैसे ही फिर से अपनी मम्मा को देखा, फिर वापस से वो दुख फिर से आ गया, एकदम से फिर से वो दुख हिट कर गया, रियलाइज हो गया, ठीक है। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर मुझे वापस आया। बट ऑल आई सेड वॉज, बट फिर भी मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कही, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। फिर उन्होंने क्या करा,
सी वो एकदम से बाय करा, लेकिन वो बाय करते करते उनका दुख वापस से हो गया, लेकिन स्टिल वापस से स्विच करके रियलिटी में आके एक्सेप्ट करके उन्होंने बोला बाय अम्मा, सी यू सून, और फिर स्माइल करते गए एंड द पोएम एंड्स विथ डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये बड़ी प्यारी सी पोएम है। पहले इसको देख लेते हैं, लास्ट लाइन को एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। ठीक है, दास क्विकली शिफ्ट टू रियलिटी अगेन, फिर से वो रियलिटी की तरफ शिफ्ट करती है। हर persona recalls the moment when she stood at the airport security check and her mother was a few yards away। फिर वापस से उन्हें याद आता है जब उनकी मम्मा दूर खड़ी थी और वो सिक्योरिटी चेक पे खड़ी थी। She looked back at her pale face and it seemed to her as the late winter's monsoon। फिर उन्हें उनके मुरझाए हुए चेहरे को देखा और उनको याद आई किसकी? लेट विंटर्स मून की याद आई, नॉट मॉनसून, लेट विंटर्स मून की याद आई। ठीक है, विंटर इज़ अ सीजन ऑफ हार्श वेदर कंडीशंस। ठीक है, जो विंटर होता है वो हार्श कंडीशंस का होता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आपकी स्किन सूख जाती है ना। जब लेट विंटर्स होते हैं तो आप पतझड़ का मौसम आता है, आपने सुना होगा, तो जो ग्रीनरी होती है वो चली जाती है और फिर बारिश होती है तो वापस ग्रीनरी आती है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो ग्रीनरी चले जाती है, आपके पेड़ सूख के मतलब ऐसे हो जाते हैं, सिर्फ आपके पेड़ों की तने दिखती हैं, पत्तियां नहीं होती उस पर। ठीक है, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करा है? लैक ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ होपलेसनेस। तो जब पत्तियां चले जाती हैं, झड़ जाते हैं पेड़, तो वो लैक ऑफ होपलेसनेस होती है। ठीक है, वापस आती है बारिश, लेकिन उसको उनने एज अ टोन उसमें उनने कंपैरिजन करा है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा होता है, उससे कंपेयर करा है किस चीज़ को, अपनी लाइफ सिचुएशन को, जो जिस सिचुएशन में है राइट नाउ, उससे कंपेयर करा है। ठीक है, हैंस इट इज़ यूज एज अ मेटाफॉर। मेटाफॉर एक पोएटिक डिवाइस है फॉर वंस अप्रोचिंग डेथ, फॉर वंस अप्रोचिंग डेथ। भाई जो डेथ के करीब जा रहे हैं उनके लिए ये चीज़ यूज़ करी है। ठीक है, इन दिस फ्रेज द मून इज यूज टू सिंबलाइज द कलर ऑफ हर मदर फेस। अब जो मून होता है लेट विंटर का, थोड़ा सा मुरझाया होता है, थोड़ा कम लाइट वाला होता है ना। तो उस मून के फेस को उन्होंने अपनी मम्मा के फेस से कंपेयर करा, पेल हो जाता है, कम लाइट होती है उस मून में। कौन से में? लेट विंटर मून में। ठीक है, इन द फॉलोइंग लाइन द पोएटिक पर्सोना हिंट्स एट हर चाइल्डहुड फियर। भाई बचपन का डर सभी लोगों का होता है, अपने माँ बाप को खोने का सभी लोगों को वो डर सताता है ना। शी रिफर्स टू द फियर ऑफ हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ इन द राउंड अबाउट मैनर। अब वो जो घुमा फिरा के वही एक चीज़ पे बात कर रहे हैं कि भाई मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है, वो क्या है आप लोगों को अभी तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, as a child she might have thought that someday her mother was going to leave her alone. She cannot protect her loved her ones from dying. At the time of leaving her mother she was reminded of this truth, the mortality of her mother. बचपन में कभी ज़िंदगी में उन्होंने सोचा होगा बचपन में कि कभी ना कभी मम्मी को बाय कहना पड़ेगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगी। तो जब वो उस एयरपोर्ट पे खड़े होकर अपनी मम्मा को देख रही थी और बाय कर रही थी, उनको वो एकदम से चीज़ याद आ गई। मैंने सच देखा था, तो वो उनका चाइल्डहुड फियर था जो उन्हें वापस से याद आ गया कि मुझे कभी ना कहे। उनकी मम्मा को कुछ नहीं पता है, शी डजंट नो एनीथिंग, बट वो बाय कर रही हैं और वो सिंपली बस ये फील कर रही हैं, अपने अंदर दुख फील कर रही हैं। ठीक है, चलो। एट द मोमेंट ऑफ लीविंग सेवरल थॉट्स वर रनिंग थ्रू हर माइंड। भाई जब ऑब्वियसली जब वो बाय करी थी उनको बिल्कुल भी मन तो नहीं कर रहा होगा बाय करने का, बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे होंगे, है ना। शी वॉज नॉट श्योर वेदर शी कुड सी हर अगेन और नॉट। वो ये भी श्योर नहीं थी कि इसके बाद उनकी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, इसके बाद वो लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो ये भी श्योर नहीं थी। कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए कहते हैं कि सबसे काइंड रहो, सबसे प्यार करो, है ना। तो इसलिए all she had was hope, realization and a frail determination to lead her life on her own. बस अब उनके पास एक ही चीज़ थी करने के लिए कि बस अब अपना काम करना है, अपनी तरह से ज़िंदगी को जीना है ना।
ठीक है, डिटर्मिनेशन से जीना है। फाइनली शी लेफ्ट विथ अ स्माइल ऑन हर फेस, और फाइनली उनने अपनी मम्मा को बाय करा विथ अ स्माइल ऑन हर फेस, हंस के बाय कर दिया। द स्माइल डज नॉट इमर्ज फ्रॉम द बेस्ट मेमोरी शी हैड विथ हर मदर। बस यही है कि जो स्माइल आ रही थी वो वहाँ से नहीं आई थी, वो स्माइल जो थी वो वहाँ से नहीं आई थी कि कोई अच्छी याद आ गई उनको अपनी मम्मा के साथ कि क्या खाना बनाती है क्या, वहाँ से वो स्माइल नहीं आई थी। वो स्माइल आई थी उस डर से, जो उनका बचपन का डर था अपनी मम्मी को खोने का, और वो 66 में पहुँच गई थी और उनको डर वो वापस से हिट हुआ। ठीक है, इट इज़ सिग्नलिंग हर हिडन डिस्पेयर। वो जो स्माइल है वो बोलते हैं ना, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। तो वो बस वो स्माइल कर रही थी, और वो जो हंस रही थी उसके पीछे उनका दर्द था। वो ये नहीं सोच रही थी कि मेरी मम्मी के साथ मैंने जो अच्छे वक्त बिताए हैं उसको याद करके वो स्माइल कर रही थी, नहीं, वो अपने गम को छुपाने के लिए स्माइल कर रही थी कि उनको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं किस फीलिंग में हूँ। ठीक है, चलिए, शी नोज एवरी मोर्टल बीइंग इज डिस्टाइन्ड टू डाई। उन्हें पता है कि भाई हर एक इंसान है जो कि जिसकी लाइफ कभी ना कभी ख़त्म होगी, ये हमारा सच है, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द अवेयरनेस मेड हर नम्ब, उन्हें नम्ब कर दिया इस चीज़ ने, एकदम से रियलाइज हुआ, नम्ब हो गई कि ऐसा होता है, कभी ना कभी ऐसा होगा, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, हम भूल जाते हैं बट ऐसा होगा। ठीक है, तो नम्ब कर दिया। एंड शी कुड नॉट अटर एनी थिंग, इवन अ हार्टी वार्म गुड बाय। और वो कुछ भी बोल नहीं पाई, ना गुड बाय बोल पाई, बस ऐसे करते करते हंसते मुस्कुराते दिल में गम छुपा के वो चले गए। हाउ कुड शी से एनीथिंग मोर अपार्ट फ्रॉम स्माइलिंग बैट हर मदर प्रोबेबली बिड इन द फाइनल फेयरवेल। अब एक क्वेश्चन मार्क में है कि क्या ये फाइनल फेयरवेल था कि वो वापस मिली होंगी, और वो कैसे खुशी खुशी बाय बोल देती भाई अपनी मम्मी को। दुख तो होगा ही ना, गम तो होगा ही ना। अब पता नहीं कब मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, बूढ़ी हो गई हैं, तबीयत खराब रहने लग गई है, बट काम भी करना है, ज़िंदगी में बिना काम करे पैसे नहीं कमा सकते, तो माँ बाप को भी छोड़ना पड़ेगा, क्या करें। कि यहाँ पे ये पोयम एंड हो गई। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस था, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस था। अब जो भी हम लोग को क्वेश्चन एंड आंसर, जो भी डीप चीज़ें हैं, पोएटिक डिवाइसेस हैं, समरी है, वो लाइन बाय लाइन मैं आपको बैच में समझाने वाली हूँ। लाइन बाय लाइन हम बैच में चलेंगे। ठीक है, बाकी मैंने जो आपको स्टैंजास थे वो लाइन बाय लाइन समझाए। ये कुछ मीनिंग है। कोचिन एक जगह है जो कि केरला सिटी में है, उसे कोची भी बोलते हैं। ठीक है, डोज का मैंने आपको बताया, डोज का मतलब होता है ऐसे सोना, ऐसे सोते हैं या फिर ऐसे सोते हैं, तो उसे डोज कहते हैं। ठीक है, एशन का मतलब होता है जो चीज़ कलरलेस हो, जिसमें कलर ना हो। ठीक है, एशेस कैसे होते हैं, जब आप किसी चीज़ को जला देते हो तो उसकी जो राख आता है, राख ग्रे कलर का होता है, पेल होता है। ठीक है, तो उसे एशेस कहते हैं। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। स्प्रिंटिंग ट्रीज, पीछे भाग रहे हैं ट्रीज, गाड़ी आगे चल रही है, स्प्रिंट हो रहे हैं पीछे। ठीक है, रनिंग। स्पिलिंग आउट, ओवरफ्लोइंग, भाई जैसे ही गेट खुला, गेट खुलते से ही बच्चे ओवरफ्लो हो गए, भागे हैं बाहर कि अब खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पढ़ाई से छुटकारा मिल गया, तो बच्चे बाहर निकले, ओवरफ्लो हो गए। मतलब इतने से गेट में इतने भर के बच्चे निकले हैं। ठीक है, एकदम ऊपर से छलांग मार के निकले हैं, जैसे पानी निकलता है, राइट। वैन, वैन भी देखो मैंने आपको बोला था पेल होता है, वैन और पेल का सिमिलर मीनिंग होता है। ठीक है, एक का मतलब भी पेन होता है, दर्द। भाई एक, हेड एक मतलब कि हेड पेन, स्टमक एक मतलब कि स्टमक पेन। ठीक है, बॉडी एक मतलब कि बॉडी पेन, तो एक का मतलब होता है पेन। ठीक है, चलिए
अब ये था मीनिंग ऑफ द टाइटल। मैंने जैसा कि आपको बताया कि व्हील पूरा डिस्कस करेंगे। एक 40 मिनट्स की क्लास में मैं आपको एकदम डिटेल में सब कुछ नहीं बता सकती, टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है दोस्तों। तो इसीलिए डोंट वरी, सब कुछ कवर करेंगे, एक एक चैप्टर को कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, हर एक वर्ड को पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। समरी भी मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाली हूँ, डोंट वरी। हर बार मैं ये बार बार ये कह रही हूँ आपसे। थीम्स, डेथ थीम दिखाई हुई है जैसा कि मैंने बताया आपको, ओल्ड एज दिखाया हुआ है। अच्छा, अब ये सब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे, जो 1 आवर 45 मिनट्स की हमारी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर उसमें करेंगे। अभी जस्ट ए डेमो कि हाउ वी विल स्टडी, हम कैसे पढ़ने वाले हैं उस चीज़ का डेमो है, ठीक है। थीम्स है लाइफ वर्सेस डेथ, ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया। मदर डॉटर रिलेशनशिप है। अब जैसे आपको आंसर लिखने होंगे, कैसे आप आंसर लिखोगे, मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगी, एकदम आपको याद रहेगा, वो मैं आपको आराम से बताऊंगी, आपको डरना नहीं है, ठीक है। और जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं उनको इंग्लिश से भी प्यार हो जाएगा, ठीक है। आइए, पोएटिक डिवाइसेस। अब जो ये पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, इनको पढ़ने के लिए पोएटिक डिवाइसेस पता होना चाहिए। हर तरह का पोएट अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करता है, ठीक है। हम लोग जितनी भी पोएम्स पढ़ते हैं, जितनी भी राइटिंग्स पढ़ते हैं, जितनी भी स्टोरीज़ पढ़ते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिवाइस छुपी होती है, चाहे वो सटायर हो, चाहे वो आयरनी हो, चाहे वो मेटाफॉर हो, चाहे वो पर्सोनिफिकेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो वो होती हैं पोएटिक डिवाइसेस। अब इस पोएम में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो हम पढ़ेंगे, सारी नहीं पढ़ पाएंगे, जैसे कि आपको बोला टाइम बहुत कम है, और वो चीज़ हम कवर करेंगे, पूरा चैप्टर फिर से और डिटेल में कवर करेंगे, एनालिसिस करेंगे। वो कब? जब हमारा बैच में क्लास होगी। अभी आप आइए और देखिए कि जो एक पोएटिक डिवाइस है वो हुई है इंजैममेंट। इंजैममेंट का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है जो इसमें यूज़ हुई है, ठीक है। इंजैममेंट की उन्होंने फुल स्टॉप कहीं पे भी यूज़ नहीं करा है, वो कंटिन्यू होती गई है, कंटिन्यू होती गई है, कंटिन्यू होती गई है, कंटिन्यू होती गई है, ठीक है। आप एक लाइन पढ़ोगे, दूसरी लाइन से आप पढ़ने के बाद आप मीनिंग पता कर लोगे। कंटिन्यू हो मतलब जो कंटिन्यूटी में हुई है उसे कहते हैं पोएटिक डिवाइस, जो कि इंजैममेंट है। इंजैममेंट का मतलब होता है कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं है, एलिप्सिस लगा होगा ज़रूर, डॉट 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 लगे होंगे, लेकिन कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं है। पूरी पोयम जो है वो कंटिन्यूटी में है, पूरी पोएम कंटिन्यूटी में है, ठीक है। तो वो इंजैममेंट में लिखी है। द पोएट इंजैम्स द लाइन्स टू क्रिएट अ चेन ऑफ थॉट्स। एकदम चेन ऑफ थॉट्स बनते जा रहे हैं, कहीं पे भी रुकावट नहीं है, चलते जा रहे, 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 ठीक है। ईच लाइन प्रोसीड्स द फॉलोइंग वन ऑफ कंप्लीट एंड कंटिन्यूइंग अंटिल द एंड। एंड तक लाइन्स कंटिन्यू करी गई हैं। द होल आइडिया बिकम्स क्लियर आफ्टर गोइंग थ्रू फ्यू लाइन्स। आप यहाँ तक लाइंस को पढ़ोगे और यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। इस तरह से इंजैम्ब करी हुई है, ठीक है। तो इंजैम्बमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है पोएम की, जो कि आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, कि कहीं पे फुल स्टॉप नहीं है, लाइंस कंटिन्यूटी में है, एकदम कंटिन्यूटी में है, रुकी नहीं है, इंजैम करी गई है। आप 2 लाइन पढ़ोगे, तीसरी लाइन में आप समझ जाओगे कि इस पोएम में क्या चल रहा है, इस लाइन्स में क्या चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्टेक्स्ट बिकम क्लियर आफ्टर रीडिंग दिस 4 लाइन्स। देखो ये 4 लाइन पढ़ने के बाद आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि पोएम जो बात कर रही है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। जैसे कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर्स बिसाइड मी। आप समझ गए होंगे कि जब वो ड्राइव कर रही थी अपने घर से कहाँ के लिए, कोचिंग के लिए, अपनी मम्मी के साथ, उन्होंने अपनी मम्मी को बगल में बैठे देखा, समझ गए, आराम से समझ गए। कंटिन्यूटी में लाइंस है, इंजैममेंट है, ठीक है। तो यही कुछ पोएटिक डिवाइसेस और हैं। ऑलिट्रेशन, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफॉर, मेटोनमी, टॉटोलॉजी, पैलिलॉजी एंड पॉलिसिस डेंटिन। अच्छा, ये जो हमारी जो पोएटिक डिवाइसेस है, इससे पहले मैं आपके कुछ आगे बढ़ूँ और सेशन को ख़त्म करूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि सारी पोएटिक डिवाइसेस पढ़ने के लिए
बहुत डिटेल एनालिसिस लगेगा, इवन थीम पढ़ने के लिए, इवन जो हमारा टाइटल क्यों रखा गया है वो पढ़ने के लिए टाइम लगेगा, ताकि जब आंसर राइटिंग आप करेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, जब आपके पास ये आएगा कि व्हाट आर सम पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द पोएम, ठीक है, तो वो आप जब लिखें तो आपके आंसर्स कितने इन्हांस्ड हो, आप दूसरे बच्चों से अलग लिखें। तो उसे पढ़ने के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेके पढ़ाऊँगी, अभी उतना टाइम नहीं है, तो इट्स जस्ट अ डेमो सेशन यार। तो डेमो सेशन में तो आप जितना आराम से और जितना कम पढ़ा सकते हो उतना पढ़ाओ, क्योंकि आगे का पढ़ने के लिए बहुत टाइम है। बैच में ज़रूर आइए, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।